हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में बात करने वाला हूं। वैसे लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपके साथ में इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में ही डिस्कशन करूं। और आज जिस केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। और दिस केस इज ऑल्सो नोन एज द हेबियस कॉर्पस केस। तो ये बहुत पॉपुलर है हेबियस कॉर्पस की जो हम बात करते हैं उसमें दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं इंडिया में जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे इस केस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल था। और उसी रेफरेंस में जब भी हम हेबियस कॉर्पस की बात करते हैं तो हम इस केस का हमेशा जिक्र देखते हैं, अलग अलग बुक्स में इसके बारे में लिखा होता है। तो क्या थे इस केस के फैक्ट्स, एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला का केस एग्जैक्टली क्या था, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, क्या जजमेंट आए, और फिर उस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सारे एस्पेक्ट्स को मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद में आपको इस केस लॉ में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हम लोगों ने डिस्कस कर ली, अब जरा डिस्कस कर लेते हैं केस के बारे में कि क्या था एग्जैक्ट केस। तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस जो था वो किस बारे में था, वो सारी बातें अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने केस की साइटेशन को मेंशन कर दिया, AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 1207। जजेस कौन थे? जजेस थे AN रे, चीफ जस्टिस थे HR खन्ना, MH बेग, PN भगवती एंड YV चंद्रचूड़। ठीक है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। जजमेंट कब आया था? 28 अप्रैल 1976 को इस केस का जजमेंट आया था। हेबियस कॉर्पस की यहाँ पे रिट पिटिशन फाइल की गई थी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब अगर आप इस केस की साइटेशन पे नज़र डालेंगे तो ये कौन सा टाइम था? 1976 का ईयर था। यानी कि 1976 ये वो टाइम था जब इंडिया में इमरजेंसी जो थी वो लगी हुई थी। अब इस केस के बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो देखिए क्या हुआ था। 12 जून 1975 को जस्टिस, ठीक है, जस्टिस सिन्हा जो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने तब की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको गिल्टी पाया फॉर सर्टेन इलेक्ट्रल इलेक्ट्रल मैल प्रैक्टिसेस। जो इलेक्शन में उन्हें लगा, इलेक्शन प्रोसेस में उन्हें लगा कि जो प्रोसेस था वो सही से फॉलो नहीं हुआ जो होना चाहिए। तो तब की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनके अगेंस्ट में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेसिकली एक ऑर्डर आया था। उसके बाद में क्या हुआ था, अपील फाइल की गई थी कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपने इस केस के बारे में भी नहीं पढ़ा है तो किसी और लेक्चर में इस केस के बारे में ही बताऊंगा कि ये केस एग्जैक्टली क्या था। सो अपील जो थी वो इमीडिएटली फाइल की गई कहाँ? इमीडिएटली फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद 23 जून को जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस पिटिशन को सुना। इस पिटिशन को सुना और पिटिशन को सुनने के बाद तो तब की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्हें अलाउ कर दिया, उन्हें अलाउ कर दिया कि वो क्या कर सकती हैं, वो अपनी प्रोफाइल जो है, अपनी पोजीशन जो है उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। क्योंकि एक तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में तो यही होगा कि नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना होगा। ठीक है, तो 24 जून 1975 को जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक पार्शल स्टे जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में पास कर दिया था। तो उन्होंने बेसिकली ये बोल दिया था कि ठीक है, आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते, सैलरी नहीं ले सकते जो पीएम को मिलती है, और रेस्ट्रिक्शन के साथ में आप अपनी इस प्रोफाइल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ ये देखिए। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने पूरा जो इवेंट्स हुए थे उन इवेंट्स का एक सीक्वेंस मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब आप इस सीक्वेंस को देखिए। 12 जून 1975 को क्या हुआ था? इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें पीएम को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उसके बाद में अपील फाइल कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में 23 जून 1975 को। 24 जून 1975 को पार्शल स्टे जो था वो हाई कोर्ट के जजमेंट पे लगा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? तो उसके बाद में तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी उनका इलेक्शन जो डिस्क्वालीफाई किया गया था उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया। उसके बाद में देखिए क्या होता है। 25 जून 1975 को प्रेसिडेंट जो थे इंडिया के, तब के ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मैंने आपको पहले 1975 तक की सिचुएशन के बारे में बताया है। नाउ अब यहाँ पे एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, अब इस केस के बारे में भी बात करते हैं। अब इस केस में क्या हुआ था, इन बातों को भी डिस्कस करते हैं। इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या थे? इमरजेंसी के ग्राउंड्स थे कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वाज थ्रेटन्ड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड
उस सिचुएशन में क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिन्हें तब अरेस्ट किया गया था। और 27 जून 1975 को क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया था अंडर आर्टिकल 359 क्लॉज 1, नो पर्सन इंक्लूडिंग ए फॉरेनर कुड मूव द कोर्ट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 14, 21 एंड 22। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये बोल दिया, नो पर्सन इंक्लूडिंग ए फॉरेनर कुड मूव द कोर्ट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 14, 21 एंड 22। यानी कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। और साथ ही क्या बोल दिया गया कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में, जितनी भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कौन से फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 में गिवन है, 21 में गिवन है, 22 में गिवन है, वो सारे के सारे केसेस या सारे के सारे जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो बेसिकली सस्पेंड रहेंगी ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट है इस केस के फैक्ट्स, इस केस के फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस को समझिए यहाँ पे। एंड सेवरल ऑफ द अरेस्टेड लीडर्स हैड फाइल्ड रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस टू चैलेंज देयर डिटेंशन। और शिवकांत शुक्ला उनमें से एक ऐसे ही पर्सन थे जिन्हें डिटेन किया गया था आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो डिटेन किया गया था उनकी तरफ से रिट पिटिशन फाइल की गई, हेबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन फाइल कर दी गई थी। क्या क्या डिक्लेरेशन आई थी तब गवर्नमेंट की साइड से, ये मैंने आपको सब बता दिया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साइड से क्या क्या कहा गया था ये भी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब इस टाइम पे क्या हुआ, इलाहाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, कर्नाटका, एमपी, पंजाब, राजस्थान, इन सारे हाई कोर्ट्स में अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम रिट पिटिशन के बारे में बात करते हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटिशंस जो थी वो फाइल की गई थी। ठीक है, रिट पिटिशंस जो थी वो फाइल की गई थी अलग अलग हाई कोर्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे जब हम एडीएम जबलपुर के बारे में बात करते हैं वर्सेस शिवकांत शुक्ला की बात करते हैं, तो एडीएम जबलपुर के बारे में हम यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैटर जो था बेसिकली हेबियस कॉर्पस का, ये एमपी हाई कोर्ट में भी गया था, ये मैटर एमपी हाई कोर्ट में भी गया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इन सारे हाई कोर्ट्स की तरफ से क्या क्या जजमेंट आया वो जरा देखिए। इन सारे हाई कोर्ट्स ने ये कहा, इवन दो आर्टिकल 359 सस्पेंडेड एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 14, 21 एंड 22। ठीक है, हाई कोर्ट्स वर एंटाइटल्ड टू एग्जामिन द ऑर्डर्स ऑफ डिटेंशन and see whether they complied with the mandatory provisions of the MISA, Maintenance of Internal Security Act 1971, or whether the order were malified or based off irrelevant material। तो ये बात हाई कोर्ट्स ने कह दी। हाई कोर्ट्स ने कह दिया कि हम मानते हैं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है आर्टिकल 359 के थ्रू, आर्टिकल 14 को, 21 को, 22 को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये हाई कोर्ट के पास में राइट होगा, ये अलग अलग हाई कोर्ट्स का जजमेंट आया कि वो इस बात को चेक कर सकते हैं कि जो अरेस्ट किया गया है अलग अलग लोगों को इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, उसमें क्या आपने कंप्लाइंस किया है, किसका कंप्लाइंस किया है, मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, और या फिर वो जो ऑर्डर्स हैं वो क्या है, मेलाफाइड है या बेस्ड ऑन इररिलेवेंट मटेरियल। अब यहाँ पे हाई कोर्ट्स का अब क्या ओपिनियन है आपको बताता हूँ। हाई कोर्ट्स ने क्या कहा, हाई कोर्ट्स ने कहा आर्टिकल 359 जो है वो सस्पेंड कर सकता है आर्टिकल 14 को, 21 को, 22 को, लेकिन डिटेंशन ऑर्डर्स जो है दैट कुड बी सेट असाइड। हाई कोर्ट ने ये भी कहा डिटेंशन ऑर्डर्स को सेट असाइड किया जा सकता है अगर वो कॉन्ट्रेरी है टू द प्रोविजंस ऑफ मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख के बताया है कि इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर हो सकता है कि आर्टिकल 14 का वॉलेशन ना करे, लेकिन उसको भी सेट असाइड करवाया जा सकता है अगर वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का वॉलेशन करता है। तो अलग अलग हाईकोर्ट्स ने यही कहा कि जितने भी लोगों को डिटेन किया जा रहा है हम उसको मीसा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे एनालिसिस करके कि डिटेंशन जो आपने किया है ये वैलिड है या नहीं है। हम फंडामेंटल राइट से उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे।
उसके बाद में जब हाई कोर्ट्स ने ये बात बोल दी तो कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट का जजमेंट जो था ये जा रहा था उन लोगों के फेवर में जिन लोगों को डिटेन किया गया था, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या और भी जो लोग थे जिन्हें कि इंडिया की अलग अलग जेलों में, ठीक है, डाल दिया गया था। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे अपील फाइल की गई। और अपील कहाँ फाइल की गई, अपील फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब अपील फाइल की गई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या इश्यूज थे, अब उन इश्यूज के बारे में बात करते हैं। पहला इशू ये था, वेदर रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 बिफोर ए हाई कोर्ट इज मेंटेनेबल टू एनफोर्स द राइट टू पर्सनल लिबर्टी ड्यूरिंग एन इमरजेंसी डिक्लेयर अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला इशू ये था। दूसरा इशू ये था, इफ सच ए पिटिशन इज मेंटेनेबल व्हाट इज द स्कोप ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी इन व्यू ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कि अगर वो पिटिशन मेंटेनेबल है तो जुडिशियल स्क्रूटनी की जा सकती है क्या, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, इन सारी बातों के बारे में अब यहाँ पे बात करें। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया वो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। 4 जजेस 4-1 रेशियो में जजमेंट आया, 4-1 रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा बेसिकली कि जस्टिस जो HR खन्ना थे उनका क्या ओपिनियन था, ठीक है। सो उनका मैं यहाँ पे ओपिनियन कहूँगा, और बाकी जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जैसे कि चीफ जस्टिस रे थे, जस्टिस बेग, जस्टिस चंद्रचूड़ एंड जस्टिस भगवती, उनका क्या फैसला था, उन्होंने यहाँ पे क्या कहा। तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा, राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी गारंटेड बाय आर्टिकल 21 इज सस्पेंडेड बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो उस केस में जिस पर्सन को डिटेन कर रखा है वो अपनी लीगैलिटी की, वो अपने डिटेन करने वाले ऑर्डर की चैलेंज नहीं कर सकता। ही कैन नॉट चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ हिज डिटेंशन। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी 21 में जो मिल रखी है वो अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सस्पेंड हो चुकी है तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पे क्या कही गई, दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई दैट पर्सनल फ्रीडम इफ सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359 दैट कैन नॉट बी रीस्टोर्ड। उसको रीस्टोर भी नहीं किया जा सकता अगर पर्सनल फ्रीडम को सस्पेंड कर दिया है अंडर आर्टिकल 359। साथ में ये भी कहा गया दैट पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 क्लॉज 1 एंड 359 क्लॉज 1 of our constitution are immune from challenge in courts even when the emergency is over। तो ये कहा गया कि अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अगर इमरजेंसी इंपोज कर दी है, आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 359 को यूज कर लिया है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते इवन इफ इमरजेंसी इज ओवर, ठीक है। और साथ में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 16A सबसेक्शन 9 ऑफ द मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो मीसा को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना, ठीक है। और सेक्शन 16 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सेक्शन 16 में ये कहा कि मीसा में आप सूट फाइल कर सकते हो डैमेजेस के लिए फॉर रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट। तो सेक्शन 16 ऑफ द मीसा में आप क्या कर सकते हो, आप डैमेजेस के लिए आप सूट फाइल यहां पे कर सकते हो, रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट हुआ है ये आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं चैलेंज कर सकते कि जो डिटेन कर रखा है वो डिटेन करना पूरी तरीके से क्या था, इलीगल था। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आया तो उसके बाद में सबका अपना अपना रिएक्शन आया था। उसके बाद जस्टिस HR खन्ना को लेकर काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन लिखे हैं, काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी जस्टिस HR खन्ना को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसे जज थे जिनका ओपिनियन जो था बाकी 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस से डिफरेंट था, ठीक है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जितने भी लोगों को डिटेन किया गया है उनका डिटेंशन पूरी तरीके से वैलिड है और आप हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करके आप उनको रिलीज नहीं करवा सकते। ये इस केस का बेसिकली कंक्लूजन है। लेकिन अब मैं इसके बाद आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा। जब इमरजेंसी ओवर हुई उसके बाद में जब नई गवर्नमेंट बनी तब फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एक 44th अमेंडमेंट आया था।
कॉन्स्टिट्यूशन में एक 44th अमेंडमेंट आया था और फिर 44th अमेंडमेंट ने ये बोल दिया था कि आर्टिकल 21 जो है उसको हम क्या नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, चाहे इमरजेंसी क्यों ना लगी हो, चाहे इमरजेंसी क्यों ना लगी हो। तो वो चीज़ जो यहाँ पे एक जिसके बेसिस पे इस केस में जजमेंट आया था, राइट, आपको पता है कि इस केस में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए थे, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट से ये बोल दिया गया कि अब से अगर कभी इन फ्यूचर इमरजेंसी लगेगी तो भी आप हेबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो, आप डिटेंशन को चैलेंज कर सकते हो। ये फिर 44th अमेंडमेंट में चेंज आ गया था। इज इट क्लियर? तो ये पूरा का पूरा केस था किसका? शिवकांत, ठीक है, शिवकांत शुक्ला, और यू कैन से एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। तो जितने भी लोगों को डिटेन किया गया था उनकी डिटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से वैलिड माना था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड माना था। ये कंक्लूजन है। और बाद में फिर जब 44th अमेंडमेंट आया तो 44th अमेंडमेंट ने ये बोल दिया कि नहीं, 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, इवन जो पर्सनल लिबर्टी है उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो अब अगर इमरजेंसी कभी लगेगी, वैसे भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो तब फिर क्या किया जा सकता है? इन फ्यूचर हेबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन फाइल की जा सकती है। सो आई रियली होप इस केस के फैक्ट्स जो है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं, केस का जजमेंट क्या आ गया ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ, और इस केस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ये भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लैंडमार्क केसेस की जो मेरी पूरी सीरीज़ है उसको ज़रूर देखिएगा, और भी मैंने बहुत सारे लैंडमार्क केसेस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।